कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग केस स्टडी पढ़ने वाले हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1, उसके सारे वीडियो डल चुके हैं यूट्यूब पे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडी। अब केस स्टडी के ऊपर आते हैं, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर जो होती हैं वो केस स्टडी आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करना है चैप्टर, तभी आपको केस स्टडी पढ़नी है। डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ने लगोगे, डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं समझने वाले। ठीक है, तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करके बैठे हैं। अगर नहीं करके बैठे हो तो पहले यूट्यूब पे जाके बेटा आप पूरा का पूरा एक बार चैप्टर कर सकते हो, या फिर खुद से आप पढ़ के फिर बैठो। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी। और मैं आपको हर चैप्टर की 10 केस स्टडी करा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज की क्लास में हम 4 केस स्टडी करने वाले हैं। ओके, और हर एक केस स्टडी सीबीएसई वाली केस स्टडी होगी, जो सीबीएसई पेपर में आ रखी होगी। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके की केस स्टडी पेपर में आती है, और मैं आंसर भी बता दूंगा कि आपको आंसर उसके अंदर क्या लिखना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर केस स्टडी नंबर 1, तो चलिए देखते हैं केस स्टडी नंबर 1 क्या कहती है। यहाँ पे कहता है आशुतोष जोनिका, आशुतोष गोनिका, जी वर्ड है, ठीक है। ओके, आशुतोष गोनिका वाज वर्किंग इन एक्सेल लिमिटेड। आशुतोष को छोड़ो बेटा, मेरा नाम ले लो, जेबी सर। मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है एक्सेल लिमिटेड। ठीक है, ओके। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है एयर प्यूरिफायर। ओके, ही फाउंड मतलब मैं, ही मतलब मैं। ठीक है, ओके बेटा। ही फाउंड मुझे पता लगा, मुझे कुछ मिला, क्या मिला, दैट द प्रॉफिट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। ठीक है ना, मेरे को पता चला कि यार प्रॉफिट जो है ना पिछले 6 महीने से कम होता जा रहा है। सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ लेके आओ बेटा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको इस बात की टेंशन होगी कंपनी के अंदर कि भाई प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। जरूर वो बड़े लेवल का व्यक्ति होगा। बड़े लेवल मतलब टॉप लेवल का व्यक्ति होगा बेटा। जरूर मैं टॉप लेवल का मैनेजमेंट का व्यक्ति होगा बेटा, तभी मुझे टेंशन हो रही है, नहीं तो नहीं होती ना भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं एक वर्कर होता तो मुझे तो सैलरी से मतलब होता। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे को, मतलब मुझे प्रॉफिट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। ठीक है, ओके सर। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ फर्म, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है। सो ही एनालाइज बिजनेस एनवायरमेंट, मैंने बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज किया टू फाइंड आउट रीजन्स फॉर दिस डिक्लाइन। क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बेटा, कि क्या रीजन है ये प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए। तो क्या है बेटा पूरी स्टोरी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उस कंपनी का पिछले 6 सालों से प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, तो वही हमें देखना है बेटा। ठीक है, कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और उसके लिए मैंने जो है बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो आंसर के अंदर क्या कहता है, ठीक है ना, इसके पहले दोनों पार्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में मांग क्या रखा है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेटा याद आया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये होते थे बेटा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप आप लोग रिवीजन करके बैठे होंगे, अगर रिवीजन नहीं करके बैठे तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ, ठीक है, कि आशुतोष जोनिका किस लेवल पे काम कर रहा है भाई। ठीक है, तो आशुतोष को मैंने बोला था कि हटा दो एक टाइम के लिए। मेरे को सोचो बेटा, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, मैं प्रॉफिट की टेंशन क्यों ले रहा हूँ। जरूर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। क्लियर है। अब आगे क्या पूछता है, स्टेट अदर फंक्शंस। ठीक है ना, कौन से और फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, याद करो क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने पढ़ाया था बेटा डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, टारगेट डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, कि भाई अब की बार सेल का टारगेट कितना होगा, 1000 करोड़ होगा। ओके, डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, पॉलिसी बनाता है बेटा कि सेल अब है ना उधार पे देना बंद करो, कैश बेसिस पे सेल करो। डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट, इस तरीके की एक्टिविटीज बेटा। रिसोर्सिस को असेंबल करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह अरेंज करनी है, ये सब चीज़ें। और बजट को अप्रूव भी करता है। ठीक है ना, बजट को अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे काम कौन करता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे तो मात्र थोड़ा सा ही आंसर लिख रखा है, मैंने आपको ये सारी बातें आपको डिटेल में बता रखी है।
तो यहाँ पे तो जस्ट थोड़ी बहुत बातें लिख रखी है आपको, ठीक है, कि भाई वो स्ट्रेटेजी बताता है, गोल्स बताता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बताया था ना आपको, सेल परचेज वगैरह वगैरह, है ना, तो इस तरीके से। ओके, कोऑर्डिनेट करता है, हाँ कोऑर्डिनेट भी ठीक है, कोई नहीं। तो यानी यानी कि मैंने क्या बताया बेटा, क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, ठीक है ना। आशुतोष या मैं कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं बेटा, हम लोग प्रॉफिट की टेंशन ले रहे हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमारे और क्या काम है बेटा, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, पॉलिसी डिटरमाइन करना, एक्टिविटीज डिटरमाइन करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना, बजट को अप्रूव करना, और इनको डिटेल में लिख देना, आंसर बन गया, बात खत्म। चले, यस सर, आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखो मैं डायरेक्ट एकदम ये आपको मैं बता भी देता हूँ, मैं केस स्टडी कहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे पास आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में जाके बेटा अलका धवन, ठीक है ना, अलका धवन की केस स्टडी बुक आप पूछना क्लास 12th के लिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं उससे डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, यस सर। और चैप्टर आप पढ़ के बैठे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बेटा ऋषितोष मुखर्जी, ठीक है ना, ऋषितोष मुखर्जी नाम का कोई व्यक्ति है, अपने आप को रख लो इसकी जगह पे, जो भी आपका नाम है, हर एक स्टूडेंट अपने आप की कहानी ले लो, या फिर मेरे ऊपर लगा लो, मैं हूँ बेटा ऋषितोष मुखर्जी को एक टाइम के लिए हमेशा साइड में कर दो, कहानी बनानी है हमें, स्टोरी बेसिकली एक कहानी बनानी है, मैं हूँ बेटा, मेरे मेरे बारे में बात चल रहा है। जेबी सर हैज रिसेंटली ज्वाइन AMV लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी है बेटा जो क्या करती है, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है ना, मैंने उस कंपनी को अभी ज्वाइन किया है, ठीक है भाई। ही फाउंड दैट, मुझे पता चला बेटा, हिज डिपार्टमेंट है, लो बेटा यहाँ पे ये वर्ड पकड़ लेना, बस बात खत्म यहीं पे। हिज डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट, यानी मैं डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं डिपार्टमेंटल मैनेजर होऊंगा जरूर, डिपार्टमेंट या ब्रांच जो मेरी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर होऊंगा मैं। तो जितने भी मैनेजर्स हैं बेटा, मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंटल मैनेजर कहाँ आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी शायद, अगर इस तरीके का क्वेश्चन इसने पूछा होगा तो, ठीक है ना। वाज अंडर, इसको हटाना पड़ेगा, ये जो लिख रखा है ना, ये लग गया बेटा इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है ना। वाज अंडर स्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट, बाकी के डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं बेटा, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे से चलाना चाहते हैं तो सभी डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ये हमने बात पढ़ी हुई है। देयरफॉर ही एंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना। मुझे ये बात लगी कि यार मेरे जो डिपार्टमेंट है उसको जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की ज़रूरत है कुछ, इट कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव्ड, और मैं बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करता हूँ बेटा। तो ये तो थी कहानी। इस कहानी में क्या है कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट यानी कि एक पूरा डिपार्टमेंट मेरे अंडर काम कर रहा है, ठीक है ना, पूरे डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं, यानी कि डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ मैं, ओके। लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। ये कहानी हमने पढ़ी है अभी तक। तो सबसे पहला आंसर बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है, केस स्टडी से बच्चे डरते रहते हैं। सबसे पहला पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेटा, यानी कि ऋषितोष मुखर्जी या मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ कंपनी में। तो मिडिल लेवल बेटा, डिपार्टमेंटल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है बेटा, क्लियर है। अब आगे पूछता है कि कुछ और फंक्शन बता सकते हो, ठीक है ना, ओके, बता सकते हैं भाई कौन कौन इस लेवल पे कौन से फंक्शन उसको परफॉर्म करने चाहिए। पॉलिसी को इंटरप्रेट करना बेटा, जैसे पॉलिसी बनाई थी ना टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कि कैश बेसिस पे सेल करेंगे, ठीक है ना, उधार पे नहीं सेल करेंगे। तो इस पॉलिसी को फ्रेम तो कौन करता है, टॉप लेवल, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेटा, ठीक है ना, इस पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, मार्केटिंग मैनेजर को बताएगा कि देखो भाई ये सेल पॉलिसी आज से ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं बेटा, ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी कि मैं डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ तो मुझे ये अधिकार है, मैं एम्प्लॉय को क्या कर सकता हूँ बेटा, अपॉइंट कर सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ मैं काम करने के लिए, मोटिवेट करूँगा अपने एम्प्लॉयज को, गाइड करूँगा उन्हें, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँगा मैं उनको मोटिवेट करूँगा, इंटरप्रेट करूँगा पॉलिसी, यही बातें यहाँ पे भी लिख रखी है, और मैंने ये चीज़ आपको करा भी रखी है। वो वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। केस स्टडी में कुछ भी नहीं है बेटा, हर एक केस स्टडी हम डायरेक्ट पेपर की केस स्टडी कर रहे हैं, ये या तो सैम्पल पेपर से हैं, ठीक है ना। जैसे ये केस स्टडी एक सैम्पल पेपर में दे रखी थी 2017 में CBSE के, ठीक है। तो या तो कोई केस स्टडी डायरेक्ट सैम्पल पेपर से है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब वो पेपर में आ रखी है। तो सब कुछ एकदम से जितने भी केस स्टडी हम बात करेंगे सारी CBSE की होंगी बेटा, फिजूल की चीज़ें हम बात करने वाले हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर। बेटा ये तो डायरेक्ट पूछ रखा है क्वेश्चन, ये तो केस स्टडी हुई ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। क्या? ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर बेटा अगर आप जाओगे ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, ऑपरेशनल जो मैनेजर होता है बेटा, ऑपरेशनल मैनेजर कौन से उस पर आता है, ठीक है ना? ऑपरेशनल मैनेजर बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है ना? ऑपरेशनल मैनेजमेंट लोअर लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो कामकाज को देखता है, सुपरवाइजर जैसे होता है ना कि भाई उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, वो देख रहा है कि हाँ भाई 10 लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो चीज़ बेटा, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहली तो लोअर लेवल मैनेजमेंट मैंने आपको बता भी रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन भी मैंने आपको बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जैसे इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, कि भाई पानी वानी सही से, हाँ भाई पानी की सुविधा है नहीं है, बिजली सही से आ रही है नहीं है, सेफ्टी वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना? और सजेशन लेता है, जो भी मान लेते एक सुपरवाइजर है, ठीक है ना, तो वो काम कर रहा है तो वो सजेशन लेता है अपने वर्कर से, हाँ भाई अपने सबॉर्डिनेट से, कि बताओ भाई। तो इस तरीके की चीज़ें बेटा, ये इसके चीज़ें होती है, बताओ, ठीक है ना? तो कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान। ओके, आंसर और बड़ा कर सकते हो आप, उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, या कोई आप बुक रेफर कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है? ओके बेटा, नेक्स्ट केस स्टडी, आज की क्लास की लास्ट केस स्टडी कराने जा रहा हूँ मैं, केस स्टडी नंबर 4, आ जाओ, ठीक है? केस स्टडी नंबर 4 बेटा, आगे केस स्टडी नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मेगा लिमिटेड, ठीक है ना? क्या कह रहा है बेटा? मेगा लिमिटेड। मेगा लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है ना? मैन्युफैक्चर करती है बेटा वाटर हीटर्स। क्या बनाती है? वाटर हीटर्स बनाती है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, वाटर हीटर्स बनाती है एक कंपनी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, पहला ही साल है बेटा ऑपरेशन का भी काम है, अभी नई नई कंपनी खुली है। द रिवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स कॉस्ट। अभी सिर्फ इतना ही रिवेन्यू कमाया है कि वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं बस। टू इंक्रीज द रिवेन्यू, ठीक है ना? टू इंक्रीज, देखो बेटा ये कुछ बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है कि पहला ही साल है, तो पहले साल में हमारा क्या मकसद होता था भाई? सर्वाइव करना, प्रॉफिट तो बाद की बात है। ये चीज़ें हमने कहीं पढ़ रखी हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है तो पहले दिमाग में आता है यार साल 2 साल, क्या सोचता है बेटा वो? बताओ बताओ। सर्वाइव करना, कि यार यार सर्वाइव करना, पहले मार्केट में टिक तो जाएं। उसके बाद वो क्या सोचेगा? प्रॉफिट के बारे में। फिर क्या सोचेगा? ग्रोथ के बारे में। ये पॉइंट कहीं पढ़ा पढ़ा लगता है सर, बिल्कुल पढ़ा पढ़ा लगता है बेटा। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे मैंने हुक भी बताया था, जेबी सर का दोस्त अक्टूबर में एसपी बन जाएगा। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एस स्टैंड फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये बात मैंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ाई थी, जाके देख लो मेरे वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी हुई है, तो इससे पता लग गया ये बात कि ये भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा आपको चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए, कहानी के टाइप की है भाई क्या होता था, ठीक है ना? सिर्फ रटने वाले लोग तो उनको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। टू इंक्रीज द रिवेन्यू, टू इंक्रीज द रिवेन्यू कंपनी एनालाइज द रीजन बिहाइंड द लेस रिवेन्यू। कंपनी सोच रही है भाई चलो अब रिवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है ना? और क्या क्या कारण है भाई रिवेन्यू कम क्यों आया है इस साल? माना कि पहला ही साल था लेकिन क्यों आया, और उन्होंने क्या एनालाइज किया है और कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, वो बात बता रखी बेटा। टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, एक तो हम लेबर कॉस्ट कम कर देंगे बाई शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द बैकवर्ड एरिया। कैसे? जो हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना कंपनी की, उसको हम किसी बैकवर्ड एरिया पे शिफ्ट कर देंगे, तो वहाँ पे जो लेबर होगी बेटा वो सस्ती मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स बेटा, ठीक है, एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वाटर, ठीक है ना? और जो है ना हीटर वाटर है ना, इनको कहीं ना कहीं हम इनका प्रोडक्शन कम कर देंगे, और क्या कर देंगे? सोलर वाटर हीटर को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। ये कंपनी ने जो है तरकीब बताई है कि बेस से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इससे कॉस्ट कम आएगी, है ना? दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग द अदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको एक्सप्लेन भी करना है। किसको? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अपने पास से सारे नहीं लिखने बेटा, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ये कह रहा है कि सारे ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए हमें, जो ऊपर पैराग्राफ आप पढ़ के आए उसमें जो डिस्कस किए, तो उसमें एक तो मैंने ये बात बताई थी बेटा आपको, रिवेन्यू वाली बात जो ऊपर, तो इससे पता लग गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है बेटा, ठीक है ना? दूसरा ध्यान से सुनो, दूसरा यहाँ पर बात कह रहा है कि भाई
हम किसी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाएं, बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी ना बेटा। अगर इनको लेबर सस्ती मिल रही है तो वहाँ के लोगों को भी तो काम चाहिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वहाँ के लोगों को। ये बात कहाँ पे पड़ी हुई है, सोशल ऑब्जेक्टिव। कहाँ पड़ी हुई बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो दो बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के आ गई हैं। और एक और बात देखोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि हमें काम करते हैं इलेक्ट्रिक वाटर और हीटर वाटर जो है ना, ये इस तरीके के वाटर बनाना बंद कर देते हैं, हम सोलर वाटर हीटर बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है बेटा। तो यहाँ पे निकल के आ गई है दो बातें, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमें आइडेंटिफाई कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ऊपर से बात खत्म, पहली बात, ठीक है ना। और उनको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन तो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, इसने ये सिर्फ ये बोला है कि आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर दो। तो एक्सप्लेन बेटा आप जो बुक में पढ़ के आए हो, जो मैंने करा रखा है, आप मेरे वीडियो देखोगे तो वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा। तो मैंने क्या क्या बता रखा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, उनका अच्छे से यूज करना है, अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है ना, ताकि जो स्टेक होल्डर है, जिनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, उनको बेनिफिट हो। और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ, ये बात भी मैंने आपको बताई है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी का ध्यान रखना है, जब मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो सोसाइटी का ध्यान रखना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो लोगों को, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, सेफ्टी का ध्यान रखो, ठीक है ना, प्राइस का ध्यान रखो भाई, ये सब चीज़ें क्लियर है, ये बातें आप इसके अंदर लिख दोगे। आगे क्वेश्चन में कहता है, बी पार्ट पूछा हुआ बेटा, स्टेट एनी टू वैल्यू विच कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। हमने बात कर ही ली है बेटा, एक तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हो, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि गांव के बैकवर्ड एरिया में अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वहाँ उससे क्या होगा, गांव डेवलप होगा बेटा, तो रूरल डेवलपमेंट आगा। और ऊपर से वो सोलर हीटर वाली बात बताई थी मैंने, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट की भी ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये दो वैल्यू होगी बेटा। तो ये थी आज की क्लास की 4 केस स्टडी, आई होप आपको क्लियर होगा और आज की क्लास का आपको फ़ायदा मिलेगा बेटा, ठीक है ना। और अगर लगता है कि सर हमें फ़ायदा मिल रहा है, कंटिन्यू रखो आप वीडियो, ठीक है ना, इस तरीके की वीडियो हमें डालते रहो, तो बेटा चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। और वीडियो को हमेशा अगर देखते हो तो हमेशा लाइक किए बगैर तो जाना है ही नहीं, और कमेंट के अंदर ज़रा सी तारीफ़ कर दो बेटा कि सर क्या बात है सर, थैंक यू सर, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर ठीक है, हो जाएगा सर, तो जल्दी से कमेंट डाल दो बेटा, ठीक है ना, अपने टीचर को अप्रिशिएट करो हमेशा, ठीक है। ओके सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा, ओके, इसका सेकंड पार्ट देख लेना, बाय।